तो चलिए अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर अकबर के बाद आए थे। अकबर का बेटे का नाम जहांगीर था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। देखिए, इसका जो जहांगीर है, इनका बचपन का नाम सलीम था। आपने अगर सीरियल में देखा हो जोधा अकबर में, तो उसमें भी दिखाया गया है, सलीम अकबर का बेटा था। और ये जब राजगद्दी पर बैठा था तो इसका नाम बदलकर उस टाइम पे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही हो गया था। ठीक है, तो इसको सिंपली हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। वैसे बहुत नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी है पूरा नाम, लेकिन हम जहांगीर कहेंगे। इनका शासनकाल 1605 से 1627 माना जाता है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था, 1569 में। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। आपको पता ही होगा कि जहांगीर का भी मैंने बताया है, बचपन का नाम सलीम था। राजगद्दी पर बैठने से पहले तक इनका नाम सलीम था। तो जो सलीम नाम रखा गया था, ये किसके नाम पर रखा गया था? अकबर ने जो है सलीम नाम, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी ना, हाँ, तो उन्हीं के नाम पर सलीम अपने बेटे का नाम रखा था। जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुक जहांगीरी, इसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। माना जाता है कि जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो मोतबिंद खां ने पूरी की थी। जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ था। उस वक्त खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। ठीक है, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको याद रखना है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, और जहांगीर के बाद जो राजगद्दी पर बैठता है उनका बेटा, वो बैठता है शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। जैसा मैंने आपको अकबर के शासनकाल में उसने कितने प्रदेश अपने कब्जे में कर लिए थे, कितनी एरिया को घेर लिया था, तो उन एरियाज़ में कंधार भी था। कंधार भी मुग़लों के कब्जे में था। लेकिन 1622 ईस्वी में कंधार मुग़लों के हाथ से निकल गया और इस पर किसने कब्जा कर लिया? शाह अब्बास ने। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त थे। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उनको शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुग़ल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रज़ा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत भी जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रज़ा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिरुल-उस एवं नादिरुज़्ज़ा के उपाधि प्रदान की थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की भी उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकला की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने और बनाई हो, तो भी ये जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। उनको चित्रकला का इतना ज्ञान था और इतना शौक था और इतनी ही ज़्यादा परख थी।
जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्तमाद-उद-दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर की बनाई हुई है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में जो प्रयाग में है, इसमें भी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अब बात करते हैं जहांगीर की बीवी की। बीवी कौन थी इनकी? देखिए, नूरजहां इनकी बीवी का नाम है। ईरान निवासी मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का इनका वास्तविक नाम जो रियल नेम था इनका मेहरुन्निसा था। इन्होंने 1554 में विवाह अली कुली बेग से कर लिया था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा था। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उनसे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उन्हें नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की, यानी कि मेहरुन्निसा का नाम बदलकर जहांगीर ने नूरजहां रख दिया था। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। देखिए, ये बात आपको याद रखनी है कि जहांगीर के शासनकाल में चांदी के सिक्के चले थे और वो किसके सम्मान के लिए चले थे? नूरजहां बेगम के। नूरजहां के पहला नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। और मेहरुन्निसा एक विधवा थी, इनकी पहले भी शादी हो चुकी थी। इनके पहले शौहर का नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग को जो है शेर मारने पर जहांगीर ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम अफगान, यानी कि शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने अली कुली बेग को दी थी जब उन्होंने शेर मारा था। नूरजहां की माँ, इनकी माँ का क्या नाम था? असमत बेगम। इनके अंदर एक टैलेंट था, ये गुलाब से इत्र निकालने की विधि इन्होंने खोजी थी। तो इनकी नूरजहां की जो मम्मी थी असमत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लेडी थी। इनका नाम आप याद कर लेना, असमत बेगम, जो नूरजहां की अम्मी थी। ठीक है। और नूरजहां का बचपन का नाम था, मतलब जहांगीर से शादी करने से पहले इनका नाम था मेहरुन्निसा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे मुगल सम्राट की तरफ। शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 माना जाता है। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। ये जहांगीर के बेटे थे, यानी कि जहांगीर के बाद राजगद्दी पर शाहजहां बैठे। देखिए, इनकी माँ का नाम था जगत गोसाई। ये 5 जनवरी 1592 में पैदा हुए थे। ठीक है। और कहाँ पैदा हुए थे? लाहौर में। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह, यानी कि शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिकाए ज़मानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि बच्चा पैदा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सामी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठे थे। शाहजहां ने आसिफ खान को वज़ीर पद पर महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने का कह दिया था, जहां 1645 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उन्हीं के कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईशा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, यानी कि उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी।
मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस के वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल इत्यादि। इनके अलावा भी बहुत हैं। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे ज़्यादा विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सराय अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। सितंबर 1627 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल का, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हो गई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई थी। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध इमारतें बनवाईं, जिनमें से ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला ये हैं। तो इन इमारतों को बनवाने में शाहजहां ने शाही ख़जाने से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से ख़जाने की कमी हुई थी। इनके बेटे ने इनको बंदी बना लिया था। अब आता है नेक्स्ट मुगल सम्राट औरंगज़ेब 1658 से 1707। औरंगज़ेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात में यानी कि हुआ था। औरंगज़ेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। नूरजहां जो थी उनकी दादी, उनके पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगज़ेब का निकाह हुआ था, यानी कि उनकी शादी जो हुई थी वो दिलरास बानो बेगम से हुई थी, जो फारस के राजघराने की थी। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगज़ेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुज़फ़्फ़र मुहनुद्दीन मुज़फ़्फ़र औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगज़ेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगज़ेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया।
1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब के पुत्र का नाम अकबर था। अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान शरीफ को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश पर भेज दिया। औरंगजेब खुद वीणा बजाने में दक्ष थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई हैं। आपको बता दें कि औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोज़ा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी, यानी कि 20 राज्य थे उस टाइम पे। तो ये थे मुगल सम्राट। इसके बाद अब हम कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, जो मुगल शासन व्यवस्था की है। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। ठीक है, मुगल शासनकाल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। बाबर के शासनकाल में वजीर का पद होता था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी ताकतवर माना जाता था उसको। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सदुद सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमको नहीं पता है, जैसे सूबेदार होता है, सूबेदार किसे कहते हैं, दीवान किसे कहते हैं, बख्शी, फौजदार, ये क्या होते हैं। तो सूबेदार क्या होता था? सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था, जो दीवान होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने वाले को क्या कहते थे? आमिल। देखिए 1580 ईस्वी में अकबर ने देहसाला नाम की नवीन एक प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था: पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज में क्या आता था? इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल। परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर, यह खेती योग्य भूमि ही नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक है। भूमि को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: पोलज, परती, चाचर और बंजर। किसके शासनकाल में? अकबर के। इन्होंने 1580 में अकबर ने यानी कि देहसाला नाम की एक नवीन प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। जनरल नॉलेज में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था: पोलज, परती, चाचर और बंजर। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें टैक्स निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीश और दूसरे को तहसील कहते थे। ठीक है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे: खुदकाश्त,
पाही काश्त और मुजारियन। देखिए खुद काश्त क्या होता था। खुद काश्त ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। पाही काश्त ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे उनको पाही काश्त कहा जाता था। जो अपने ही गांव में खेती करते थे उनको खुद काश्त क्या कहा जाता था। मुजारियन खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करना, यानी कि ठेके पर या बटाई पर भूमि लेना। खुद काश्त किसानों से जो भूमि लेने वाले होते थे उनको क्या कहा जाता था, मुजारियन। हैं भूमि कर के विभाजन की। ठीक है, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित थी। खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूरगल या मदते माश भूमि। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में थी। जो भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। जागीर भूमि किसे कहा जाता था, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, यानी कि जैसे कोई उनके पास काम करता है तो उसमें तनख्वाह न देकर भूमि दी जाती थी, तो उस तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहा जाता है। सयूरगल या मदते माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व के लिए अनुयायी जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कहते हैं मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं क्या थी। गल्ला बख्शी थी, नसक और जब्ती। गल्ला बख्शी किसे कहते थे, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, इसे क्या कहते थे, गल्ला बख्शी। नसक इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। नसक की व्यवस्था जो थी मुगल शासनकाल में ये बंगाल में थी। जब्ती इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था, इसको क्या कहते थे, जब्ती। मुगल सेना जो थी 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। ठीक है, में 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आज़म कहलाते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने मुग़ल शासनकाल के बारे में बताया है। छोटी से छोटी बात को मुग़ल शासनकाल की इसमें डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं, हाजिर होंगे अपनी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।